हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और आने वाला जो आपका एग्जाम है अभी RO ARO प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 17 दिसंबर को है। एडमिट कार्ड भी इसके आ चुके हैं। तो आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में संलग्न होंगे। रिवीजन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और करिए भी। और साथ ही देखिए, जो इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे, इसको भी एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर लगा के जाना। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको मिलता है, सबसे पहले तो इसमें आपको RO प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपके GS और CSET के सभी क्वेश्चन है। देखिए, CSET के भी 4 पेपर दिए गए हैं विद सॉल्यूशन, एंड GS के भी पेपर दिए गए हैं। 2022, 21, 2016 और 2014 का पेपर इसमें आपको दिया गया है। इसके अलावा इस कोर्स में आपको मिलते हैं GS के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अभी इसमें 6 पेपर हो चुके हैं, और अभी भी आप इनरोल करेंगे तो जितने पेपर हो चुके हैं और जो भी कंटेंट है वो आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिस हो गए आपका, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी टाइम की सुविधा के अनुसार कभी भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि मैंने आपको केवल GS का ही प्रैक्टिस सेट था, बट आप लोगों की डिमांड पे इसमें मैंने CSET के पेपर भी इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि पेपर 1 मैंने आपको दिया है CSET का, तो इसमें 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और उसके बाद इसकी आंसर की दिया है सॉल्यूशन। आज इसमें मैंने दूसरा पेपर अपलोड किया है CSET का, जिसकी आंसर की कल मिलेगी आपको। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम से पहले देखिए इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा के जाना, और पुराने पेपर, करंट अफेयर्स और साथ ही मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाओ। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। बाकी आज देखेंगे, रीजनिंग का टेस्ट नंबर 8 है आज। काफी अच्छे क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी यार देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि रीजनिंग के जो टेस्ट मैं कराता हूँ काफी लंबे तरीके से कराता हूँ। अब देखिए देखिए, यहाँ पे जितने भी ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो आपका ग्रुप सी वाले हैं, और ग्रुप सी अभ्यर्थियों के अधिकांश अभ्यर्थी ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, यानी कि BA वाले होते हैं, या इंटर में आर्ट साइड वाले होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि एकदम से अगर मैं एडवांस मेथड का यूज करूंगा रीजनिंग में या मैथ के क्वेश्चन में, ट्रिकी जो हमारा अनुपात लेके डायरेक्ट जैसे परसेंटेज निकालना है, अनुपात लेके हमारा जो हमारे परसेंट जो इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगाना हो, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिक्स होते हैं। जैसे आपने SSC CGL दिया है, SSC आप 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है एडवांस रीजनिंग मैथ होती है। तो फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं, ट्रिक हो जाती है, लेकिन अब जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में नहीं आती फिर एडवांस में लेके जाऊंगा तो, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है सेशन। बट आप यकीन कीजिए, क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस होता रही है, तो मतलब होना चाहिए प्रैक्टिस से। ठीक है। मैं आपको बोलूँ आप टेस्ट मैच खेलो, वनडे खेलो या T20 खेलो, आपका ये है कि आपको परफॉर्मेंस से कुछ नहीं करना है, आपको खाली खेलना है, प्रैक्टिस करना है। तो तीनों ही फॉर्मेट खेलेंगे तो आपकी जो शार्पनेस है वो बढ़ेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो चलिए आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो फिर जाके हम इसको कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अहमद नाम का कोई व्यक्ति है भाई। ठीक है। अहमद नाम का कोई व्यक्ति है। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये बना लेना है। देखिए, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ होता है। अहमद भैया हमारे सबसे पहले एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई स्थान दे दीजिए, A पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। ये अहमद का कोई पॉइंट था। अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, यानी कि यहाँ पर से अहमद जी गए उत्तर की तरफ 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया 20 मीटर उत्तर की तरफ। अब अपनी दाईं ओर मुड़कर वो 15 मीटर चलते हैं। तो उत्तर की ओर से वो कहाँ से दाईं ओर मुड़ेंगे तो इस तरफ हो जाएगा ये। दाईं ओर मुड़ के वो कितना चलते हैं, 15 मीटर चलते हैं। ठीक है। और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और 20 मीटर चलते हैं। अब पुनः दाईं ओर मुड़ेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे 20 मीटर, ये पहुंच गए वो अब नई लोकेशन। अब तुरंत बाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलते हैं। अब बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलते हैं, यानी कि यहाँ से वो 25 मीटर इधर को चले जाएंगे बाईं ओर। ये 25 हो गया। ठीक है। 25 मीटर ये हो गया। अब देखिए, ये डिस्टेंस 25 मीटर है, और ये जो गैप वाला डिस्टेंस होगा 15 मीटर ऊपर है, तो 15 के बराबर ही नीचे भी चले हैं। तो यहां पर भी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 15 मीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है। तो अहमद का पॉइंट ये था 15 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 25 मीटर, ये वाला हो गया। तो ये हो गया टोटल 15 + 25 इक्वल 40 मीटर। ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 40 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करना है, DCBA। उसके बाद अगला पद है, फिर आपका ZYXW है, फिर SRQP है। मेरे समझ में तो बिल्कुल आ चुका है ये। देखिए दोस्तों, इसमें कर क्या है, देखिए सबसे पहले DCBA कर रहा है वो। ठीक है, यानी कि D में से -1, C में से -1, B में से -1।
ठीक है। अगला जो पद आएगा हमारा, क्योंकि सीरीज उल्टी जा रही थी, अब ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन के साथ अगर हम चलते हैं तो इसमें जो हमारा सेकंड पद आएगा, ठीक है, तो डी। डी के बाद हम लेंगे इसमें क्या, अच्छा जो सेकंड पद आएगा हमारा वो देखना है हमने कि इन चारों पदों में से -1 करके किस में सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ई में से अगर -1 करेंगे एच तो होगा नहीं भाई, ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जी में से -1 करेंगे तो एफ तो होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा इसमें। और एच में से -1 करके जी होगा नहीं, ये हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है, डी वाला करके देखते हैं चलिए। तो डी देखिए, एच जी एफ ई। ठीक है, एच में से -1 गया जी, जी में से 1 गया एफ, एफ में से 1 गया ई। ठीक है, ये वाला काम कर रहा है भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि सभी में ऐसा कर रहा है, देखिए Z Y X W, Z Y X W, -1 कर रहा है, देखिए -1। ठीक है, ऐसे देखिए SRQP, इनमें भी क्या कर रहा है, एस में से -1 कर रहा है, आर में से -1 कर रहा है, क्यू में से -1 कर रहा है। तो सब जगह पे -1 का क्या चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, तो वही आपका इसमें भी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि फेस को 61 35 लिखा जाता है, देखिए FACE फेस, फेस को क्या लिख रहा है ये 6135, और डेड को लिख रहा है DEAD डेड। डेड इक्वल कितना है 4514। ठीक है, तो हाई को क्या लिखना है आपने, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए एफ का 6, ए का मान 1 होता है, अल्फाबेट में पहला क्रम होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। यानी कि जो अल्फाबेटिक क्रम है इन वर्णमाला के अक्षरों का, उनका नंबर लिख दे रहा है वो। तो एच का नंबर कौन सा होता है वर्णमाला में, तो एच का जो प्लेस है भाई वो 8वां प्लेस है। ठीक है, आई का जो प्लेस होता है वो 9वें प्लेस में आता है, आई। जी आता है आपका 7वें प्लेस में, और एच आ जाएगा आपका कौन से प्लेस में, एच का प्लेस 8 होता है। तो 8978 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8978 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 3 प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों, या तो वो डायरेक्ट क्या करता है, जो आपको 2 वर्ड दिए होंगे उन वर्ड में से ही अल्फाबेट निकाल के देगा, सामने क्या संबंध हो रहा है। या दूसरा आप देख लेना कि अल्फाबेटिक जो क्रम होगा वर्णों का वही उसमें यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द कॉमेंटेटर शब्द से नहीं बन सकता दिए गए विकल्पों में। तो कॉमेंटेटर्स जो शब्द है इसमें अगर ध्यान से देखें तो मूवमेंट, ठीक है, MOMENT, मूवमेंट, मूवमेंट तो बन जाएगा इसमें। देखिए एम कितने हैं कॉमेंट्स में, 2 हैं, 2 एम है, 1 ओ है, ई भी है, एन भी है, टी भी है, मूवमेंट तो बन जाएगा। अगला देखते हैं कॉस्मोस, COSMOS, कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस में देखिए 2 ओ है, और कॉमेंटेटर में भी 2 ओ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एस इसमें 2 है, और कॉमेंटेटर्स में केवल एक एस है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसमें, बाकी देखने की आवश्यकता है ही नहीं। कॉस्मोस शब्द में 2 एस हैं, जबकि कॉमेंटेटर शब्द में केवल एक एस है, तो बन ही नहीं सकता उससे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वैन आरेख वाला क्वेश्चन है। वैसे तो इसको कथन में भी हम ले सकते हैं सीधे सीधे। इस प्रश्न में एक कथन समूह के साथ 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपने। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा इसमें क्लियर होगा, मतलब जो सही है कौन सा है। तो पहला बोल रहा है, देखिए कुछ कपड़े कमीज हैं। ठीक है, ये कुछ कपड़े हो गए, ये कपड़े हैं कुछ, कुछ कपड़े क्या हैं, कमीज हैं, ये कमीज हो गए भाई। कुछ कपड़े कमीज हैं, और कुछ कपड़े लाल हैं। ठीक है, तो कुछ कपड़े जो हैं ये हमारे लाल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कपड़े लाल हो जाएंगे, यानी कि कुछ कपड़े कमीज है, और सभी कमीज सफेद हैं, सभी कमीज सफेद है, इनका जो पूरा ये डायग्राम बनेगा ये बनेगा, सभी जो कमीज है वो सफेद हो जाएंगी। ठीक है, सफेद के अंदर आ जाएंगे, हाँ सभी कमीज है। तो आप बताइए, और कुछ कपड़े लाल हैं, 3 स्टेटमेंट दिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपने। तो अगर देखिए पहला ऑप्शन मैं देखता हूं भाई, सभी कमीज लाल हैं। ठीक है, सभी कमीज लाल हैं, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल नहीं है, सभी कमीज कहां से लाल हो जाएंगी, कुछ कमीजें लाल होंगी, क्योंकि लाल यहाँ है और कमीज यहाँ है, सभी कमीज सफेद तो हैं बट लाल नहीं है, पहला ऑप्शन डिलीट। दूसरा, कुछ कपड़े सफेद हैं, तो कपड़े देखिए, कुछ कपड़े कमीज थे और सभी कमीजें सफेद थी, कुछ कपड़े कमीज थी और सभी कमीजें सफेद है, अगर सभी कमीजें सफेद है तो उनमें से भाई कुछ कपड़े सफेद तो होंगे ही, तो ऑप्शन बी इसमें सही बैठ रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत। अब तीसरा करके भी देख लेते हैं, कुछ
कमीज सफेद है, कुछ कमीज सफेद है तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ बोल रहा है वो सभी कमीज सफेद हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। सभी कपड़े लाल हैं, ये गलत हो गया, ठीक है, तो केवल ऑप्शन बी निकलता है इसमें, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रेड को कोड भाषा में 360 आर ई डी रेड, रेड को कितना लिख रहा है भाई, 360 लिख रहा है, ठीक है, तो ग्रीन को क्या लिखा जा सकता है, तो रेड में इसने क्या किया है कि 360 लिखा है, इसको आप निकाल के देखना पड़ेगा। तो रेड, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से चलते हैं। रेड की मैं बात करूं, आर का जो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां है, 18वां है, और ई का जो क्रम है वर्णमाला में वो 5वां है, डी का जो क्रम है वर्णमाला में चौथा है। ठीक है, अब देखिए इसने इन चारों को, इन तीनों को मेरे को लगता है गुणा कर दिया। 18 गुणा 5 गुणा 4, 18 पंचे 90, 90 और गुणा 4 360, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ग्रीन शब्द जो है, ग्रीन का भी आप लिख लो। ग्रीन जी जो होता है भाई हमारे 7वें नंबर पे होता है। आर जो होता है, फिर से देखिए ऊपर 18वें पे था तो 18 नंबर पे होता है। ई जो होता है 5वें नंबर पे होता है। ग्रीन में दो ही है तो गुणा 5 2 बार हो जाएगा, और एन जो है हमारा, एन का 14 है। बस इसको सॉल्व कर दो भाई, ठीक है, तो टोटल आंसर आ जाए 14 पंचे 70, 70 पंचे आपका 7 पंचे 35, 350, और 350 गुणा ठीक है, तो 7 0 0, 7 पंचे 35 की 5, 7 3 21 और 3 24, 2450 गुणा 18 आपको करना है। 18 0 0, 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 चक्को 72 और 9 81 का 1 हासिल 8, 18 दूना 36 और 8 44, तो 44,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। ठीक है, 44,100। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो चार आपको अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इसमें से एक मेल नहीं करता भाई, वो कौन सा है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले है KIMP। KIMP अगर मैं बात करूं, तो के में से अगर मैं -2 करता हूं तो आई आता है। आई में से, अगर आई में मैं +4 करता हूं तो एम आता है, और एम में अगर मैं +3 जोड़ता हूं तो फिर पी आता है। -2 +4 +3 का चल रहा है कॉम्बो। अब इसको अगले वाले पद में भी करके देखते हैं। HEIL, ठीक है, HEIL में, एच में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो ई आता है -3, और ई में अगर मैं जोड़ता हूँ +4 तो आई आता है, और आई में मैं अगर जोड़ता हूँ +3 तो एल आता है। नेक्स्ट पद देखते हैं, FCGJ। ठीक है, तो एफ में अगर मैं -3 करता हूँ भाई, एफ से -3, तो हमारा क्या आ जाता है, सी आ जाता है, बिल्कुल सही है। और सी में अगर मैं +4 जोड़ता हूँ तो जी आता है, और जी में अगर +3 करता हूं तो जे आता है। और नेक्स्ट वाला जो पद है हमारा, DAEH, ठीक है, DAEH, इसको अगर देखें तो डी में से अगर मैं -3 करता हूं तो ए आएगा, ए में अगर +4 करें तो ई आएगा, और ई में अगर देखिए भाई +3 करें तो एच आएगा। यानी कि ये सही है, ये सेम है, और ये भी सेम है। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है KIMP, इसमें -2 हो रहा है फर्स्ट में, तो पहला ऑप्शन ही इसमें सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी सभी में सेम जो है हमारा प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, सेम इसमें आपका लॉजिक लग रहा है, 3 पदों में BCD में। चलिए ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन है। किसी क्वेश्चन में फिर भी अगर कोई गलती होती है, डाउट क्वेरी हो आपकी, तो पूछ लेना। अगला देखिए, आपको फिर से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंडिंग नंबर्स वाला क्वेश्चन है। एक इसमें लॉजिक लगता है, या तो आपको ऐसे देखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में पदों को ऐसे देखना है, या पदों को आपने ऐसे देखना है कि क्या कैलकुलेशन की जा रही है जिससे पद आ रहा है या आंसर आ रहा है। अगर मैं पहली पंक्ति में देखूं तो 4 9 और 2 है, ठीक है, 4 9 2 मैं सबको जोड़ के देखता हूँ एक बार, तो 9 4 13, 13 और 2 15, ठीक है। और नीचे वाले को भी देख लेते हैं एक बार, 8 और 1 9, 9 और 6 15, भाई ऐसा ही कर रहा है ये, इधर से इधर चल रहा है ये, तो 15 आ रहा है। तो ऐसे देखिए 7 और 3 10, 10 में क्या जोड़ें भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह कि 15 हो जाए, तो 10 में जोड़ेंगे जब 5 तो हमारे पास हो जाएगा 15, तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा 5, तो ये बीच का भी हो गया 15। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, ओके। चलिए अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं वो भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर है माइनस, ठीक है, सीधे लिखना है आपको, ए बराबर है माइनस, बी बराबर है प्लस, एंड सी बराबर है मल्टीप्लाई, तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है, 5C4 × A × 2B3 × B6। तो चलिए इसको सीधे तोड़ लेते हैं। तो 5 है सबसे पहले, सी की वैल्यू क्या है, गुणा,
तो 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद ए लिखा है, ए का मतलब है भाई आपका माइनस। अगला फिर ब्रैकेट शुरू हो रहा है 2, बी का मतलब है +3, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, B6 लिखा है, तो बी का मतलब है प्लस और 6। बस इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बॉड मास वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा, 5 चौको 20 माइनस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और धन 6, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, प्लस प्लस क्या है, और 26 में से 5 गया तो 21। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रीजनिंग तो ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपकी बेहतर होती है जी। प्रैक्टिस रीजनिंग का ये है कि कॉन्सेप्ट समझो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन हो। यदि प्लस का मतलब है से बड़ा, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, से बड़ा यानी कि बड़ा है। माइनस का तात्पर्य है से छोटा, तो माइनस का मतलब है से छोटा, ठीक है। एंड बराबर का तात्पर्य है से बड़ा नहीं, ठीक है। तो बराबर का जो तात्पर्य है वो भी दिया गया है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी संकेत करता है, तो ए प्लस बी और बी माइनस सी इसमें से क्या संकेत करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसको घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्नानुसार समझिए। देखिए मैंने थोड़ा गलती कर दिया, आई थिंक, मेरे को लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, रुकिए। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, यदि प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है से बड़ा, यानी कि जो सामने वाला पद है उससे बड़ा, तो प्लस का मतलब है बड़ा, तो ये वाला सिंबल लगेगा इसमें, ठीक है। और बोला माइनस का तात्पर्य से छोटा, तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा आपका से छोटा, इसका उल्टा। और तीसरी इक्वेशन बोल रहा है कि बराबर का तात्पर्य है से बड़ा नहीं, डज नॉट। बराबर का तात्पर्य क्या है, से बड़ा नहीं, डज नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसमें सिंपल सा लॉजिक है, ए प्लस बी और इक्वल बी माइनस सी। तो यहां पर देखिए आपका ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर बी माइनस सी हो रहा है, तो वैल्यू रख दीजिए इसकी बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी ये हो जाएगा आपका बी किसके बराबर है, बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा इसमें। तो माइनस का मतलब क्या बोल रहा है वो, माइनस का मतलब वो बोल रहा था कि से छोटा, तो बी छोटा है भाई साहब, पता चला किससे, सी से। बी जो है छोटा है सी से। और वहीं हमको ए प्लस बी में ये पता चल रहा है कि ए जो है ये बड़ा है भाई बी से। प्लस का मतलब वही है ना, से बड़ा। तो ये हमको क्लियर हो गया, ए माइनस ए प्लस बी का भी हमको पता चल गया, ए बड़ा है बी से, और बी माइनस सी से पता चल गया बी, बी से बड़ा सी है, ठीक है। बी से बड़ा कौन है, सी है। तो अगर हम इसको देखिए कैलकुलेट, तो यानी कि साफ पता चला कि सी जो है ये आपका ग्रेटर देन बी है, सी इज ग्रेटर देन बी। देन हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी इक्वल बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर का मतलब क्या दिया है, बराबर का मतलब से बड़ा नहीं, ठीक है, तो प्लस रख सकते हैं, तो ए सी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बीजगणित का क्वेश्चन था भाई, तो हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ना आए, लेकिन उसका आंसर आप समझ में नहीं भी आया तो फिर भी रट लो, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। तो ए सी प्लस बी स्क्वायर इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बीजगणित और अंकगणित के क्वेश्चन दोस्तों कठिन होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं और आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करी होनी चाहिए तब जाके आप कर पाएंगे, ठीक है। एडवांस जिन्होंने किया उसके लिए तो बहुत आसान था क्वेश्चन, फिर से लंबा हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बनता है, एक ढेर में 5 पुस्तकें पड़ी हैं, पी जो है एल के ऊपर है, पी मान लो, चलिए सबसे पहले पी मान लेता हूँ, पी जो बुक है, ठीक है, ये पी जो है ये हमारे एल के ऊपर है, एन जो है एम के ऊपर है, ठीक है, और एल जो है एन एम के नीचे है, और एल एम के ऊपर है, और ओ एन के नीचे है। बाप रे, क्वेश्चन बड़ा घुमा दिया इसने। पी एल के ऊपर है और एल जो है एम के ऊपर है, यानी कि एल जो है एम के ऊपर है, एम भी मिल गया हमको, ये तीसरी बुक जो है एम होगी, ठीक है। और ओ जो है एन के नीचे है और एन एम के नीचे है, एन जो है एम के नीचे है और ओ उसके और नीचे है, तो ये पांचों बुकों का क्रम हो गया हमारा भाई, ठीक है। पी एल एम एन ओ, ठीक है, पी एल एम एन ओ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे नीचे कौन सी बुक है, तो सबसे नीचे भाई ओ हो जाएगी, ये देखिए बॉटम में कौन सी है, ओ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ओ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आया भैया आपका एलिमेंट्री मैथ का क्वेश्चन, और जो कि है आपका
साधारण सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। तो यहाँ पर क्या बोला है, कोई निश्चित एक अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, और उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उस धनराशि का 16/25 के बराबर है। इस क्वेश्चन में हमने टोटल जो समय है, टाइम भी निकालना है, और साथ ही हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो दोनों चीज निकालो, दोनों समान संख्या में है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, माना जो हमारा साधारण ब्याज की दर और समय अवधि है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, ब्याज की दर और समय अवधि कितनी है, एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस धनराशि का 16/25 है। तो धनराशि यानी कि पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका भैया 16/25 गुणा पी, उस धनराशि का, यानी कि 16/25 पी हो जाएगा ये। अब मैं अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाऊं तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन हमारा हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, गुणा दर, दर हमारे पास है नहीं भाई तो हमने एक्स मान लिया, समय भी हमारे पास है नहीं, गुणा x/100। ठीक है, और हमारे पास दोस्तों क्या है, पहले से क्या पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/25। ठीक है, हमारे जो हमने माना था 16, पी बराबर कितना था, 16/25 था ना। तो पी बराबर 16/25 को भी रख देंगे यहाँ पे हम। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स से एक्स गुणा हो गया, एक्स से एक्स गुणा हो गया, तो हम एक्स स्क्वायर इधर रख देते हैं। ठीक है, पी बराबर जो था हमारा कितना था, 16/25 था। तो 16/25, ठीक है, 16/25 गुणा 100 तो आते हैं ना साधारण ब्याज में हमेशा, गुणा 100 बराबर जो हमारा देखिए कितना है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8×8 = 64। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 64। चलिए अब आगे देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 64 हो गया, फिर ये 25×100 हो गया, और 16×64। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 64 आ गया। तो एक्स बराबर √64 बराबर 8। ठीक है, यानी कि ब्याज की दर और अवधि कितनी हो जाएगी इसमें, 8 वर्ष। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% होगा, और ईयर भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका हूँ पहले। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपली हमने क्या रखा, देखिए सबसे पहले पी बराबर हमारे जो मूलधन था वो 16/25 था, गुणा पी करेंगे क्योंकि उसका 16/25 है, उस धनराशि का बोल रहे हैं ना। तो हमने 16/25 गुणा 100 रखा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हमने जब सॉल्व किया तो 64 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया, तो एक्स बराबर जब इस तरफ स्क्वायर होता है और सामने कुछ नंबर होता है तो हमेशा जब स्क्वायर हटता है तो इधर अनरूट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इसलिए 8 हो गया, समझ पाए होंगे। देखिए बेसिक बिल्कुल बहुत ही साधारण भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, काफी लोगों के लिए बोरिंग भी होता होगा ये सेशन, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको रीजनिंग का बिल्कुल बहुत ज्यादा उनकी रीजनिंग कमजोर है, उनके लिए क्वेश्चन सेशन लाता हूँ। बाकी यार और लोग भी देख सकते हैं, एज अ प्रैक्टिस के लिहाज से देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, तो उस धनराशि का उसी दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए धनराशि, किसी धनराशि का क्या बोल रहा है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक है, तो उस धनराशि का उसी तरह से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम धनराशि निकाल देंगे, तो धनराशि बराबर क्या होती है हमारी, तो ये हो जाता है भाई 100 इंटू जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है SI अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट R/T। ठीक है, तो चलिए इसको कर लीजिए आप सॉल्व। तो 1200 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, 1200 रुपये साधारण ब्याज है, गुणा 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, और समय कितना है, 3 साल का। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5×3 = 15, और तो 15×8 = 120, 80 हो गया। 80 गुणा 100 बराबर कितना हो गया हमारा, 8,000 रुपये। ठीक है, तो 8,000 रुपये हमारे क्या हो गया, मूल धनराशि होगी। तो 8,000 रुपये मूल धनराशि है, तो अब हमको निकालना है इस पे चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल जो इंटरेस्ट होता है उसका तो फॉर्मूला सिंपल ही होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, बट चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों,
ये फॉर्मूला आपका जो सीआई का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं P इंटू 1 + R/100, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे n मतलब जो समय होता है कितने सालों के लिए, और ये -1 होता है, फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। P यहाँ पे होता है मूलधन, R होता है समय, R होता है ब्याज दर, N होता है समय, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। तो P प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 8,000 इंटू, पहले बड़ा ब्रैकेट है फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, 1 + R कितना है, सेम दर से बोल रहा है उस, तो 5% वार्षिक ब्याज, 5/100 इंटू समय कितना है, n है भाई 3, तो घात लग जाएगी यहाँ पे 3 की, और फिर हमारा -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो इसको खोलेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 8,000, बाहर पे वैसा ही रहेगा, अंदर का जब ये खुलेगा तो 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, तो 105/100 हो जाएगा ये, 105/100 की पावर 3 कर लो, ठीक है, और -1 कर लो यहाँ से। तो 105 को और 100 को हम काट सकते हैं, 21 पंचे 105, 5 से कटेगा तो 21 यहाँ हो जाएगा, और 5 से कटेगा 100 तो 20 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और -1 ये हम कर लेंगे लास्ट में। तो चलिए इसको देख लेते हैं आप करके। तो जैसे हम इसको खोलेंगे, ऊपर में मिटा के इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, बट सॉल्व करोगे तो फिर आपको आसानी लगेगी, ऐसा नहीं है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो भैया ये हो जाता है 8,000, एंड 8,000 जब हम 21 का और नीचे 20 का क्यूब करते हैं तो 8,000 माइनस हो जाएगा, हमारे बड़ा ब्रैकेट रहेगा 121 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है 21 × 21 × 21, यानी कि 9,261, और जो 20 का हमारा क्यूब होता है तो 2 × 2 = 4 × 8, 8,000, ठीक है, 8,000 हो गया। और ये हम जब ब्रैकेट खोल देंगे तो भाई ये हो जाएगा -1। तो बस इसको सॉल्व कर लो अब भाई, 8,000 से -1 घटा रहे हो तो 8,000 बाहर रहेगा, और 9,261 ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये -8,000 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम होगा, और बट्टा 8,000, ठीक है। बस इसको आपने सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 8,000 से 8,000 तो वैसे बाहर वाले से कट गया, और 9,261 से जब हम 8,000 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1,261 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज से थोड़ा ज्यादा निकला, साधारण ब्याज कितना निकल रहा था 3 साल का, 1,200 रुपये निकल रहा था, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा रहेगा वो कितना निकला, 1,261 रुपये, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, बहुत आसानी से समझना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना अपना पैसा बचा के रखो, और जब 4-4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो एक ह्यूज अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेविंग पे भी ध्यान देना चाहिए आपको, जब अपने लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं तो ये फायदा होता है, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका टाइम वाला, स्पीड एंड टाइम वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक मछुआरा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है, ठीक है। धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत यानी कि धारा नदी बह रही है तो उसके उल्टा जब वो जा रहा है, तो उल्टा जाते समय 2 किलोमीटर वो कितने में कर रहा है, 20 मिनट में। बहुत ध्यान से समझना पड़ता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 20 मिनट में जा रहा है, तो मछुआरे की अगर मैं धारे के अनुकूल, धारे की ये तो प्रतिकूल हो गई ना, धारे के उल्टा वो कितने में जा रहा है, 2 किलोमीटर 20 मिनट में, और 15 मिनट में वो वापस आ सकता है, ठीक है। यानी कि 15 मिनट में वो वापस आ रहा है, वापस कितने में आ रहा है, 15 मिनट में, यानी कि धारा के साथ उसकी जो गति है वो 15 मिनट में 2 किलोमीटर है। समझ गए ना क्वेश्चन, 2 किलोमीटर अगर धारा के साथ वो चलता है तो 15 मिनट में आ जाता है, धारा के अपोजिट में वो नाव लेके जाता है तो 20 मिनट लगते हैं। तो सिंपल सा फंडा ये हो गया यहाँ पे हमारा। तो मछुआरे की जो धारा के अनुकूल गति हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो 2, ठीक है, 2, 5 हमारा वहां से बच रहा है तो 5 ही हो गया, तो 2 × 4/1, तो ये हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा के साथ, हमारे धारा के साथ चलेगा मछुआरा, तो धारे के साथ चलने में उसकी गति हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं धारे के विपरीत में बात करूं, क्योंकि देखिए अब 2 × 4 कैसे है, इसको हमने काट लिया, हाँ कॉमन लिया है, 20/15 तब आ रहा है। धारा के साथ चल रहा है तो देखिए 20 आ रहा है ना, तो 5 × 20, और धारा के विपरीत चला तो 5, धारा के साथ चला तो 5 × 3 = 15, 3 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 4/3, हम 4:3 आ रहा था हमारा, तो इस हिसाब से हमने लिया है। तो धारा के साथ जो गति है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी,
और धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में उसकी गति हो जाएगी 2 × 3/1, यानी कि 2 × 3 = 6। तो 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर आ गया। आप देखिए धारा की गति कितनी है, धारा की गति निकालनी है ना हमने यहाँ पे। अच्छा, धारा की ही गति निकालनी है हमने, तो इसको आप निकाल लीजिए। धारा की गति हम निकालेंगे। देखिए, धारा की गति निकालने के लिए हम ले लेंगे, ठीक है। धारा की गति को हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा मेथड है। एक तो हमारा जो पहला है यहाँ पे धारा की गति हो जाएगी, देखिए विपरीत, और उसमें देखिए हमारा 20/15 हो रहा है ना ये, तो 4/3 हो रहा है ये, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारे जो आ रहा था धारा के साथ गति जो आ रही थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही थी, और विपरीत दिशा में कितनी आ रही थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 8 में से 6 गया 2, तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया भाई, 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। तो इसको सिंपली हम ऐसे गुणा करेंगे 1/2 × 2, ठीक है। तो 1/2 × 2, या बोल सकते हैं 1/2 × 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो 1/2 से जब हमारा 2 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा की गति जो है, हमारी धारा की गति बिल्कुल न्यूट्रल है भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है ऊपर को। तो इसमें जो राइट आंसर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखिए कुछ डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा जरूर। मेरा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, बट आपको लगता है कोई गलती है तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए तो दोस्तों यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। ये था रीजनिंग का आज टेस्ट नंबर 8। और ऐसे ही देखिए प्रैक्टिस सेट जो आते हैं रीजनिंग के, उनको आप फॉलो कीजिए। आर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही जो उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम होगा, ग्रुप सी के एग्जाम में भी 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी भाई जिनका पेपर है अभी देखिए आर का, वो लोग आर की टेस्ट सीरीज जरूर इनरोल कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी टेस्ट सीरीज। और अच्छे से आप लोग इसको अगर फॉलो करते हैं, पुराने पेपर्स देखते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा लगाएं आपने, और कम से कम करंट अफेयर्स रिवीजन कर लो भैया आप, अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने में ही सीमित रहेगा उत्तराखंड का भी, और नेशनल इंटरनेशनल भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय देवभूमि।